चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। भारत की बात बताता हूं मैं। आज की पहली बड़ी खबर कहां से? पश्चिम बंगाल से। जी हां, शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। तो कल लाउड स्पीकर पर आसनसोल में जमकर बवाल भी हो गया। देखिए, सीएम शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी के गढ़ में थे। डायमंड हार्बर में शुभेंदु ने लोगों से मुलाकात भी की, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए। अभिवादन पर गौर करिए। पश्चिम बंगाल में इसके पहले क्या ये हो सकता था? मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे मिले तो अभिवादन के तौर पर जय श्री राम। अब देखिए, आसनसोल में लाउड स्पीकर को लेकर जमकर बवाल हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस थाने में तोड़फोड़ की है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जमकर पत्थरबाजी हुई है। आप समझ गए होंगे, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज, पत्थरबाजी, ये सब कुछ हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल आसनसोल में। और अब लेकिन पुलिस के एक्शन की बात। देखिए, हमला हुआ और हमले के बाद आसनसोल पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, जरा इस पर नजर डालिए। हर जगह सामान इधर उधर बिखरे पड़े आपको नजर दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूं आसनसोल पुलिस चौकी है। ये तो ये समझिए आप, ये जो मनोबल है किस तरह से। लेकिन अब एक्शन की बारी है और आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही ये आप देखिए, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पश्चिम बंगाल का सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में हैं। बंगाल में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। तो सरकार के नए आदेश के बाद आसनसोल में जमकर बवाल हो गया। लाउड स्पीकर को लेकर भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। पूरा सिस्टम को ये लोग खत्म कर दिया था। अभी सिस्टम में चलना चाहिए। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ। पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। चलिए अब आपको विस्तार से बता देते हैं, समझा देते हैं कि कैसे आसनसोल में जमकर बवाल हुआ है। नजर डालिए। देखिए, आसनसोल में लाउड स्पीकर बंद कराने पहुंची टीम से झड़प हुई। जहांगीर इलाके में देर रात जमकर ये हिंसा बवाल हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद यह हंगामा बढ़ा। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस चौकी में जमकर उत्पात मचाया, जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें भी आप सभी तक हमने पहुंचाई है। पुलिस और आम लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। गाड़ियों को निशाने पर लिया गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी पहुंची है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके बाद हालात को संभालने के लिए लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद हंगामा हुआ है। राज्य सरकार के इस नए नियम को लागू कराने के लिए टीम पहुंची हुई थी। सरकार ने हाल ही में मस्जिदों और मंदिरों के लिए, मतलब सभी धर्मों के लिए यह था, दिशा निर्देश जारी किया गया कि सभी धार्मिक संस्थाओं में लाउड स्पीकर इस्तेमाल पर गाइडलाइंस जारी किए गए थे जो कोर्ट के मानक के हिसाब से थे। और इसके तहत माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम की आवाज सीमित रखने को कहा गया था। प्रशासन ने सभी धार्मिक संगठनों से इसका पालन करने को कहा और इसी फैसले का पालन कराने को लेकर भीड़ ने प्रदर्शन कर दिया और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। भीड़ ने पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेरकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान चौकी के भीतर घुसकर जमकर गुंडागर्दी की गई, जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद पुलिस का एक्शन
और आंसू गैस के गोले दागे गए हालात को नियंत्रित करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त अब की जा रही है, यानी कि अब एक्शन का वक्त है। तो पश्चिम बंगाल आसनसोल में हुई इस हिंसा पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवाते हैं, सुनिए। एक इंसिडेंट आसनसोल में कल हुआ था, अब तक 15 अरेस्ट हुआ है। जो लोग फाड़ी को तोड़फोड़ किया है, हमारी कानून है प्रदेश में, एक कानून लागू होगा। तोड़फोड़ करने वाला का खिलाफ तो पुलिस कस्टडी, रिमांड, इंटरोगेशन वो तो होगा ही होगा। साथ साथ जो डैमेज हुआ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उनका पर्सनल एक्सचेकर से वो भी वसूल करने का डायरेक्शन होगा, हम लोग दे दिया। कोई सरकारी प्रॉपर्टी पर हाथ मत उठाओ, पुलिस इंजर्ड होगा तो छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। नियम सबको मानना पड़ेगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा। अब कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। किसी के लिए अलग सिस्टम नहीं होना चाहिए, सब लोगों को जस्टिस होना चाहिए। किसी को कोई लॉ तोड़ेगी तो उनको खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत लोगों को हम लोगों ने सुधारा है। यहाँ जिनको बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था, चढ़ाया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, विशेषकर संख्यालघु समाज को, उनके अंदर कुछ लोगों को, ये जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, ये गलत समय पर पैदा हुए हैं, गलत संस्कार पड़ गया है। लेकिन क्या है, हमको सुधारने वाले आदमी हैं, सुधार देंगे। इनको मालूम नहीं है कि पुलिस वही है, शासन वही है, लेकिन नेता बदल गया है। उसका परिणाम सबको दिख रहा है। तो नियम सबको मानना पड़ेगा, भारत का संविधान है, इसे सबको पालन करना पड़ेगा, यही आपने सुना। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल आसनसोल पहुंची और समर्थकों ने जमकर स्वागत किया। वो भी तस्वीर आपके सामने। तो आसनसोल में बवाल पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा और पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको हम सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। पिता लोग आया इधर, वो पिता लोग आया तो यहाँ सीता तोड़े लगा। ये मेरा ऑटो है। क्या हम तो अभी खाने का दिए, आदमी सोच रहा सीता लगाने के देख कहते लड़का लोग आके थाना को चूर भांग किया, प्रशासन को अपना हाथ में लिया। वो नहीं लेना चाहिए, जो भी बात है बैठ के करना चाहिए। कल इवनिंग 9 बजे के आसपास कुछ क्राउड आउटपोस्ट में आ गया था, कुछ इशू लेकर डिस्कस करने के लिए। कुछ क्राउड आउटपोस्ट का तरफ कुछ पत्थर फेंका, इसमें हमारा कुछ माइनर डैमेज हुआ है, आइडेंटिफाई कर रहा है और इन लोग का एगेंस्ट में एक्शन होगा। कुछ जगह में हम लोगों ने पुलिस पिकेट इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन सुबह से नॉर्मल सी चल रहा है। तो उपद्रवियों ने उपद्रव तो कर लिया, लेकिन अब एक्शन की बारी है, एक्शन चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा में चुनावी रैली की और इस सीट पर वोटिंग को रद्द कर दिया गया था, वही वो सीट है फाल्टा। सम्मानीय मुख्यमंत्री शुभेंदु दाके स्वागत करছে। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। হাততালি দিয়ে করতালির মাধ্যমে শুভেন্দু দা স্বাগতম। সকলে করতালির মাধ্যমে দাদাকে বরণ করে নেব আমরা। तो जय मां काली, यही अभिनंदन आप सुन रहे हैं और प्रतिमा दी गई उनको। तो कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से भी इसी बीच मुलाकात की है। देखिए, बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के कामकाज की जमकर तारीफ की, ये तस्वीर देखिए। तो हर एक तस्वीर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब चूंकि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, हिंसा बवाल की बात हो रही है, तो एक्शन भी हम दिखाई रहे हैं। अब जरा और कुछ तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये तस्वीर भी देखना जरूरी है। शुभेंदु सरकार के मंत्री दिलीप घोष की बात कर रहे हैं, उनका अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। ये देखिए, दिलीप घोष ने पकड़ी है मछली, वही तस्वीर है।
पकड़ ली मछली। अब चलिए ये तस्वीर देख ली। अब अगली तस्वीर, शुभेंदु राज में अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चल रहा है, गरज रहा है। ये बसीरहाट की तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर एक्शन में है। और बसीरहाट ही क्यों, और भी देखिए, ये देखिए जगह आपको दिखाने जा रहे हैं नॉर्थ 24 परगना। यहां भी बुलडोजर चल गया है। अब ये भी आप देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर जहां बुलडोजर गरज रहा है और अवैध जो निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर है। हसनाबाद इलाका है ये। अवैध रूप से यहां कब्जाई गई जमीन पर दुकानें बना ली गई थी, जिनको अब बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया। तो देखिए, शुभेंदु सरकार आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आई, बुलडोजर एक्शन काफी तेज हो गया पश्चिम बंगाल में। जगह जगह, एक जगह की तस्वीर नहीं है। अब ये भी देखिए, ये तस्वीर। तो आप ये भी बता दें कि अब कोलकाता में 3000 ऐसे अवैध इमारतों पर एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, जिससे हलचल काफी तेज है। ये अवैध निर्माण को लेकर है। तो चलिए जल्दी से जान लीजिए, समझ लीजिए कि कोलकाता में आखिर अब क्या होने जा रहा है। यह बहुत जरूरी है। देखिए, कोलकाता में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम की निगरानी सूची में ऐसे 3000 अवैध इमारतें चिन्हित किए गए हैं, शामिल हैं, और इन सब पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। इन पर निर्माण नियमों में गंभीर उल्लंघन या अनियमितता का आरोप है और इन इलाकों को नगर निगम ने रेड जोन की सूची में रखा है। इसमें तिलजला है, तपसिया है, इकबालपुर है, खिदियरपुर शामिल है, गार्डन रीच है, मेटिया बुरूज है, बड़ा बाजार है, चितपुर और बाईपास से सटे कई कॉलोनीज शामिल हैं। तिलजला तपसिया बेल्ट में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण हुआ है। यहां बने 70% भवन बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी ने भी यहां कड़े एक्शन की चेतावनी दी है। शुभेंदु ने इन इलाकों का नाम लेते हुए अवैध इमारतों को ऑडिट करने को कहा था और साथ ही ऐसे भवनों की बिजली और पानी सप्लाई काटने के निर्देश जारी किए गए सरकार की तरफ से। दावा है कि उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन बुलडोजर पश्चिम बंगाल मंगाए गए हैं। बुलडोजर का यूपी कनेक्शन, 2 दर्जन बुलडोजर यूपी से बंगाल मंगाए गए। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने यह दावा किया कि शुभेंदु के शपथ ग्रहण के चौथे दिन से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई थी और कोलकाता में टीएमसी का दफ्तर और एक क्लॉक टावर गिराया गया। काफी समय पहले इसके अवैध होने की शिकायत पाई गई थी। तो सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी का जोर लॉ एंड ऑर्डर पर है, कानून व्यवस्था पर है। का माहौल था, हायरार्की तोड़ दिया, कोई सिस्टम नहीं था, डिसिप्लिन खत्म। अभी सिस्टम में चलना चाहिए। ये हमारी यहाँ हम लोग पूरा ब्रीफ कर दिया पुलिस को। हम लोग सब जो ऑर्डर हम लोग 1 हफ्ता में दिया है, रिगार्डिंग स्लॉटर शॉप, रिगार्डिंग साउंड पॉल्यूशन, रिगार्डिंग इलीगल सैंड कोल माइन, रिगार्डिंग टोल इलीगल टोल प्लाजा, जो दिया है हम सब बताया। हम लोग हड़बड़ी का कोई बात नहीं है। 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना ले लीजिए, शुरू तो करे, शांति से करे, बात करके करे, सबको लाइन में लाइए। कोई हुमजिगली कोई किसी को मकान तोड़ेगी तो उनको कोर्ट जाने लिए, कोर्ट को स्टे ऑर्डर मिलेगी तो रुक जाएगी। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखेगी तो तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ते हैं, मैं क्या करूँगा। आइन की शासन हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं थे। अब आइन की शासन की प्रतिष्ठा किया जाएगा और जो आइन भंगकारी है, दोज हु ब्रोक द लॉ, दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। कहानी यही खत्म नहीं हो रही। देखिए चुनाव के बाद क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक टीएमसी नेता को गिरफ्त में लिया है, गिरफ्तार किया है।
चुनाव परिणामों के बाद हिंसा के दौरान गोलीबारी के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई थी। आरोप है कि इसने गोलीबारी की थी। देखिए, कूच बिहार में शुभेंदु के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले को कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। देखिए, পুলিশ তো বলছে শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ঘটনায় আপনাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কেউ এখানে ছিল না ওই স্পটে। इस शख्स पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है। कूच बिहार में आरोपियों की पेशी। শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ঘটনায় আপনাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কেউ এখানে ছিল না ওই স্পটে। और इसी बीच टीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी कर दी। ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार किया। ये डीसीपी का विरोध हुआ शांतनु सिन्हा का। ईडी ने इनको गिरफ्त में लिया और लोगों ने नारेबाजी की। और अब देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक के बयान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। लेकिन अभिषेक के खिलाफ मामला क्या है और क्या इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी, अब आपको बता देते हैं। सुनिए, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग वाले बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। चुनावी प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने यह बयान दिया था। दरअसल फाल्टा सीट में दोबारा वोटिंग के आदेश पर वो भड़क गए थे। डायमंड हार्बर मॉडल पर एक खरोच तक नहीं लगा सकते। अभिषेक ने बयान में कहा, पूरी भारत सरकार को चुनौती देता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी अभिषेक ने बयान दिया था। इस पर तब बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद अभिषेक की मुश्किलें यहां से बढ़ सकती हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे को घेरा है। राहुल सिन्हा क्या कह रहे हैं? बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जिस तरह की अमर्यादित असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, उसी के कारण उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि डोला सेन है टीएमसी की सांसद, वो क्या कह रही हैं? डोला सेन ने जनता और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। अंतिम फैसला हमेशा न्याय, सच्चाई और जनता के हाथ में होती है। हमें पूरा विश्वास है कि इस मामले में भी आखिरी फैसला सच्चाई, न्याय और आम जनता के पक्ष में ही आएगा। यानी बीजेपी ने क्या कहा और टीएमसी ने क्या कहा, ये आपको हम बता रहे हैं। अभिषेक के खिलाफ एफआईआर पर अब सियासतदान क्या कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। सुनते हैं। जितना अत्याचार अनाचार किया, जिसको गाली दिया, ये चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी और उनके नेता, उसमें डर के मरे लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया था और पुलिस भी नहीं लेता। पुलिस भी तैयार है, जनता भी तैयार है, न्याय हमको दिलाना है सबको और होगा। चुनाव का पहले और चुनाव का बाद जिस भाषा अभिषेक बनर्जी प्रयोग किया, देश का स्वराष्ट्र मंत्री के खिलाफ जैसा भाषा का प्रयोग किया, ऐसा कुभाषा का प्रयोग के लिए उनके ऊपर एफआईआर हुआ। उसका कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो लोग को खिलाफ कोई बयान देगी तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसीलिए एफआईआर हुआ। जांच होगी, कोई गिरफ्तार करने पड़ेगा तो गिरफ्तार होगी। अलग अलग राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर एक तस्वीर भी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। एक और इसी कड़ी में तस्वीर आप सभी तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, अब चुनावी हिंसा के बाद टीएमसी की टीम अलग अलग जगहों के दौरे पर है। ये डोला सेन है, हिंसा का जायजा ले रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। तो डोला सेन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, हालचाल पूछा है, उसी की तस्वीर देख रहे हैं आप। और वहीं शिकस्त के बाद, हार के बाद ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ बैठक भी की। इसमें ममता ने दो टूक कहा कि जिन्हें पार्टी से जाना है वो जा सकते हैं।
लेकिन यहां यह समझना जरूरी है, क्योंकि जान लीजिए कि ममता को आखिर ऐसा कहना क्यों पड़ा है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ममता बनर्जी, बंगाल में हार के बाद ममता की बागियों को यह चेतावनी है, जिसे पार्टी छोड़नी है वो अभी बाहर चला जाए। संकट के समय में वफादार लोग ही अनमोल संपत्ति बनेंगे। ममता उन्हें रोकने के लिए जरा भी प्रयास नहीं करेंगे। हार के बाद कई टीएमसी नेता बागी होने लगे हैं, उनके तेवर थोड़े बदल गए हैं। अब समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को दो टूक कह दिया कि जो पार्टी से बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। ममता बनर्जी खुद पार्टी को दोबारा खड़ा करेंगी। इस बैठक में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। पार्टी में अब ममता बनर्जी का ही फैसला अंतिम होगा, निर्णायक होगा। नेताओं को सरेआम मीडिया में जाने से मना कर दिया गया है। टीएमसी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की अपील की गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम पार्टी दफ्तरों को दोबारा खोलेंगे और दफ्तरों को रंगेंगे और मजबूती से काम पर लौटेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी दफ्तरों को पेंट करने के लिए तैयार हूं। तो ममता के बयान पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, दोनों को सुनते हैं, दोनों पक्षों को, दोनों पार्टियों को। दीदी हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ऑल इंडिया चेयरपर्सन है, पहले दिन से आज तक। तो उसका बात हम मान के चलते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बोले हैं वो हमारे सबके लिए बनता है। उसके लिए मेरा फर्दर कोई टिप्पणी नहीं रहेगा। आप दो पैर बढ़ा के रखिए ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग को लिया नहीं जाएगा। हम लोग ये मतलबी और जिसका लॉयल्टी नहीं होता है, इंटेग्रिटी नहीं होता है, ऐसा कार्यकर्ता को हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं जो टीएमसी किए हैं इतना दिन, आप लोग टीएमसी में ही रहिए, ममता बनर्जी के साथ रहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा तो लॉयल्टी दिखाइए, थोड़ा सा तो इंटेग्रिटी दिखाइए। अब इसी बीच आपको यह भी बता दें, शुभेंदु के पीए के मर्डर केस का दिल्ली कनेक्शन भी सामने आया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु के पीए मर्डर केस में नोटिस जारी किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पूरी अपडेट आपको हम कर देते हैं। देखिए, सीबीआई की टीम ने 2 जगहों पर इस सिलसिले में छापेमारी भी की है। ये दिल्ली स्थित। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस हत्या मामले का लिंक दिल्ली से सामने आया। चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर केस में दिल्ली में छापेमारी हुई। सीबीआई की टीम ने 2 जगहों पर रेड डाली और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर छापेमारी की गई। हत्या में शामिल संदिग्ध को सीबीआई तलाश कर रही है और स्वरूप नगर इलाके के 2 अलग अलग घरों में कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया। सीबीआई ने संदिग्ध के पिता को नोटिस देकर जांच में सहयोग करने को कहा है। पीए मर्डर केस में अब तक कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी झारखंड से लाई गई थी। सीबीआई साजिश की कड़ियां जुटाने में लगी हुई है या खंगालने में लगी हुई है। 3 आरोपियों में से एक मयंक राज मिश्रा ने पूछताछ में खुलासे किए थे कि झारखंड के एक व्यक्ति ने यह गाड़ी बारासात पहुंचाने को कहा था। नॉर्थ 24 परगना के बारासात में ही शुभेंदु के पीए को गोली मारी गई थी और इस हमले में चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही जान चली गई थी, मौत हो गई थी। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं भोजशाला की। भोजशाला में सनातनी शंखनाद। देखिए, मध्य प्रदेश की भोजशाला पर जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश सामने आया, सनातनियों ने जश्न मनाकर वहां पहुंचना शुरू कर दिया है। पूजा अभिषेक सब कुछ शुरू हो गया और ये सुनिए थोड़ा। भोजशाला के अंदर की तस्वीरें, हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है। दिन में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो शाम को संध्या आरती भी हुई और कई श्रद्धालुओं ने भोजशाला के अंदर आरती की है, जिसकी तस्वीरें देखिए, दिन भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पूजा से पहले महिलाओं ने भी वहां फूलों से सजावट की है, जिसकी तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं और परिसर को सजाने की तस्वीरें।
हमारा बच्चों ये भाव है, इमोशन है। जैसे ही आदेश आया, ये श्रद्धालु पहुंचे और माथा टेक कर नमन किया, प्रणाम किया और जो आस्था रखते हैं उसमें विश्वास की एक तस्वीर है ये। अब जब बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो धार में किसी तरह से कोई बवाल ना हो, इसके लिए भी पुलिस फोर्स लगातार एक्शन मोड में है। फ्लैग मार्च कर रही है, तस्वीरें आपके सामने देखिए। फ्लैग मार्च कर रही, शांति बनाए रखने की पुलिस अपील कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपील कर रही है। ये तस्वीरें उसकी है। व्यवस्था बनी रहे, निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क, रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, किसी प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में देखिए, सुरक्षा घेरे के बीच सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि लोग भोजशाला को अंदर से देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसी को तस्दीक कर रही है, क्योंकि पहले सख्ती के बीच परिसर में ये लोग जाते थे क्योंकि सिक्योरिटी चाक चौबंद थी और उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस थे। मगर अब फैसले के बाद हिंदू समुदाय हिंदू खुलकर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, वही आप देख पा रहे हैं। ये अंदर की परिसर की तस्वीरें हैं, कैसा दिख रहा है आप भी देख लीजिए। लोगों में कितनी खुशी है, आप इनके भाव भंगिमाओं, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे से, ये मिठाई बांटने से ये सब कुछ देख सकते हैं। ये देखिए, अब हिंदू इसे सुकून मान रहे हैं, सुकून से निहारने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, भोजशाला जाने वाले कुछ लोग तो अपने साथ धार्मिक तस्वीरें भी लेकर जा रहे हैं। लगातार भजन गा रहे हैं और नारे लगाकर ये लोग अंदर प्रवेश कर रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन ने इन्हें गेट पर रोक लिया और तस्वीरें ना ले जाने को कहा गया। इस दौरान थोड़ी नोकझोंक भी हुई, सुनिए। भावना ऐसी है कि हम हमारे मन पर काबू नहीं कर पा रहा, इजाजत मांग लीजिए। हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तस्वीर में दिखाते हैं। हम लोगों ने हाथ बांधे हुए हैं, तो अपन करेंगे, अपन मंगलवार अच्छे से करेंगे। बस फोटो के अलावा और भी नहीं है। भावना ऐसी है कि हम हमारे मन पर काबू नहीं कर पा रहा, इजाजत मांग लीजिए, भावना को समझ लीजिए। हिंदू पक्ष के लोग हैं, हम आपको तो चलिए अब जरा जान लेते हैं कि भोजशाला में क्या चल रहा है और इस फैसले का असर क्या हुआ। ये सब कुछ आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए, ये जो फैसला आया, फैसले के अगले दिन भोजशाला में अब क्या चल रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी तस्वीरें तो हमने दिखा दी, लेकिन आज सुबह कई जो श्रद्धालु हैं वो भोजशाला के अंदर पहले सजावट करते नजर आए, फिर मां बाग देवी यानी सरस्वती जी की पूजा अर्चना वो करते हुए इसमें लीन नजर आए। और इतना ही नहीं, जो श्रद्धालु हैं वो भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी इसे उत्सव का मौका करार दे रहे। उनका कहना है कि कई सालों के संघर्ष और बलिदान के बाद ये पल आया है उनके जीवन में। कोर्ट के फैसले के बाद महिला, बच्चे और पुरुष सब दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालु अपने साथ हनुमान जी और मां सरस्वती की फोटो लेकर आए थे। श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं की फोटो अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उनका कहना है कि नई व्यवस्था बनने तक पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है। मुस्लिमों के बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने भी ऐलान कर दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामलों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि देश के दस्तूर और कानून का मामला है। मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है, इसलिए हिंदू पक्ष ने 2 कैविएट याचिका दायर कर दी है ताकि सर्वोच्च अदालत हिंदू पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश ना दे। तो जो भोजशाला अभी पूरे देश में चर्चा का विषय है, केंद्र में है, वो अंदर से कैसे दिखती है और वहां क्या क्या है और वो कौन से सनातनी सबूत हैं जिन्हें देखकर कोर्ट ने इसे मंदिर माना है, उसे समझने के लिए भोजशाला के अंदर से हमारे सहयोगी सुचरिता कुकरेती की एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखा है। ये इस
इस भोजशाला में गर्भगृह है। गर्भगृह यानी कि वो जगह जहां पर अनुयायी मानते हैं कि मां सरस्वती यानी वाग्देवी की प्रतिमा इधर ही विराजमान थी। यहां पर फूलों से ओम उकेरा गया है, फूलों से स्वास्तिक उकेरा गया है, इस इंतजार में कि इस गर्भगृह में मां वापस आएंगी और यहीं पर विराजमान होंगी। ये शंकर भगवान की मूर्ति है। ये सर्वे कार्य के दौरान यहाँ पर इस खंबे पर चारों दिशाओं में मूर्तियां निकली। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सारे खंभों पर चूने से प्लेन कर दिया गया था। जब बाद में भाजपा की सरकार आई उस समय इनकी सफाई हुई। आप आज भी यहाँ पर चूना देख सकते हैं। ये पूर्ण गणेश जी की प्रतिमा थी जिसको धार के हिंदू समाज ने वर्षों पहले देखा था। ये यहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा है। इसको पुरातत्व विभाग ने पूरा कवर्ड करके संरक्षित किया है। ये जो आप देखेंगे ये राम दरबार है। राम लक्ष्मण जानकी की प्रतिमा है और यहीं पर उन्हीं के समक्ष यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर दबी हुई है। सर्वे कार्य के दौरान जो मशीनों से सर्वे किया गया उसके अंदर पाया गया है कि यहाँ पर प्रतिमा है। देखिए, कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर माना तो सनातनियों की खुशियां सातवें आसमान पर जा पहुंची, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे नाराज भी हुए। सुनवाते हैं कि महाराज भोज जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युद्ध आश्रय पाए और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहाँ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। सब फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है। अब वैकल्पिक जगह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ, जरूरत पड़ेगी ये तो यही लोग फैसला करेंगे, जाना है नहीं जाना। सत्य की जीत हो गई, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में कोई भी वहाँ जाके खड़ा होगा तो समझ में आता है कि वो हिंदुओं का मंदिर है। तो भोजशाला हमें मिली है, सत्य की जीत हुई है। सनातन जगत को बहुत बहुत बधाई। भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अपनी अपनी राय दोनों पक्षों ने क्या रखी ये आपने सुनी। तो एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी है। ये दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और देखिए सर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और दिल्ली पर ये पूरा मामला वहां खड़ा है। ऐसे में भोजशाला के बाहर कोई तनाव जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए भारी फोर्स तैनात। धार एमपी भोजशाला, वहां की सिक्योरिटी क्या है ये आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हमने जैसा आपको कहा कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो हिंदुओं के फेवर में ये आदेश सुना दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की मुस्लिम पक्ष दलील दे रहा है और हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल कर दी है। और अब दूसरी तस्वीर, क्योंकि ये जो तस्वीर है, अब देखिए पुलिस की गश्ती और बाकी फोर्सेस के बाद लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर कोई भी उपद्रव करने की हिमाकत ना कर सके, इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। कुछ और तस्वीर और कुछ और जानकारी दिलचस्प, क्योंकि वहां पर तो हमने देख लिया कि कैसे सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन इसका एक और कनेक्शन, जो असली मूर्ति है वो कहां है, आइए देखते हैं। आपको पहले ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये पहले तस्वीर देखिए, ब्रिटेन, लंदन, इसी म्यूजियम में मां वाग्देवी की प्रतिमा मौजूद है, यानी सरस्वती मां वाग्देवी। तो भोजशाला की असल मां सरस्वती की मूर्ति यहां से करीब 7,500 किलोमीटर दूर लंदन में स्थित है, इसी म्यूजियम में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये उसी ब्रिटिश म्यूजियम की तस्वीर है। और अब म्यूजियम के अंदर की भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, इस पर नजर डालिए। ये देखिए, ये है असल तस्वीर, म्यूजियम में रखी वाग्देवी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, लंदन, ब्रिटेन। तो वाग्देवी मां प्राचीन प्रतिमा इनकी कई सालों से वहां पर रखी हुई है, इसको लेकर भी आपको अपडेट करेंगे पूरी डिटेल।
1880 में ये वहां गई थी। और इसी बीच हमारी जो संवाददाता है राधिका अय्यर ने ब्रिटेन के इसी म्यूजियम से एक रिपोर्ट भेजी है, आप सभी दर्शकों के बीच रख रहे हैं, जहां से मां वाग्देवी की प्रतिमा लाने की तैयारी हो रही है और सरकार को इस पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1880 में ये प्रतिमा यहाँ पर लाई गई थी और बहुत अच्छे रूप से इस प्रतिमा को रखी गई है। ये व्हाइट मार्बल से बनी है, करीब 4 फीट की ऊंचाई है इस प्रतिमा की और 250 किलो तक का इसका वजन हो सकता है। मैंने इंस्क्रिप्शन भी देखा था संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है उस स्क्रिप्ट में इस स्टैचू यानी प्रतिमा के ऊपर कुछ कार्विंग्स हैं जो हाई रिलीफ की कार्विंग होती है, उस किस्म का, उस फॉर्मेट का एक कार्विंग है। वाग्देवी जो है माना जाता है हिंदू पुराणों से कि ये सरस्वती देवी की एक सरस्वती देवी के कई नाम होते हैं और वाग्देवी उनका एक नाम है। 2022 में ग्लासगो के म्यूजियम से 6 ऐसे आर्टिफैक्ट्स के पीसेस थे जो बहुत फेमसली इंडिया वापस गए थे। उसी प्रकार वाग्देवी की यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो भी इंडिया ले जा सकती है। लंदन के उसी म्यूजियम से आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारी सहयोगी की। देखिए, भोजशाला मंदिर तो घोषित हो गया, लेकिन उसकी विराजमान होने वाली असल जो प्रतिमा है, अब उसका क्या होगा, अब इसको लेकर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भोजशाला की असली प्रतिमा लाने की कोशिशें तेज होने वाली हैं यहां से, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मां वाग्देवी की प्रतिमा को ब्रिटेन से भारत लाने के संबंध में कोर्ट का केंद्र सरकार को विचार करने का निर्देश स्वागत योग्य है और इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार भी जरूरी कोशिशें करेगी। वैसे विदेशी म्यूजियम से आम लोग सीधे तौर पर मूर्ति नहीं ला सकते, बल्कि इसके लिए भारत सरकार की विशेष कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए बाकायदा अंतरराष्ट्रीय नियम बने हुए हैं और यूनेस्को के 1970 वाला कन्वेंशन ऐसे मामलों में लागू होता है। यह किसी देश में अवैध रूप से ले जाई गई धरोहरों को लौटाने की बात करता है और इसके लिए विदेश मंत्रालय मूर्ति लाने के लिए ब्रिटेन से संपर्क कर सकता है। इसके लिए पुराने अभिलेख, तस्वीरें या फिर एएसआई के रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं। फिर भारतीय दूतावास वहां के म्यूजियम या फिर सरकार से बातचीत करता है। चर्चा के बाद दोनों देश अगर स्वेच्छा से राजी हो जाते हैं यानी सहमत हो जाते हैं तो धरोहर लौटा देते हैं। हालांकि मां वाग्देवी की प्रतिमा लाने की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि इन मामलों में ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 के कड़े नियम हैं जो किसी भी कलाकृति को स्थायी रूप से देश से बाहर भेजने की इजाजत नहीं देते। लेकिन कुछ सालों में भारत सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी रास्ते अख्तियार किए, अपनाए हैं और कई देशों से अपनी सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां वापस यानी भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। हो सकता है कि जल्द इस प्रतिमा के लिए भी सरकार कार्रवाई शुरू कर दे। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए। न्यायालय के निर्णय को मैं शिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। मूर्ति हर हालत में लाई है, इसका पहले भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इस कोशिश की है। एएसआई की रिपोर्ट में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ये भी एक अध्ययन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संगठन है, संकट है, इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है ये उचित नहीं है। बहुत से देश के ऐसे धार्मिक स्थल हैं और उसको अलग नाम दे दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे जब ये पता चल रहा है तो न्यायालय का भी और आम जनता भी इस बात को समझ करके जिस धर्म का जो स्थल है उसको सौंप रही है। सारे दिन बीजेपी नफरत बोलती है, सारे दिन नफरत बोलते हैं ये लोग। नफरत बांट करके देश को कहां ले जाओगे? अधिकार को नहीं छीनना, लेकिन अनाधिकार करके यदि हमारे आस्था के केंद्र बिंदुओं को अधिकृत किया गया तो उसको न्यायालय सम्मान देकर छुड़ा रहा है और जो सरकार के लिए कोर्ट ने आदेश दिया सरकार जरूर उसका अनुपालन करेगी। इसके अंदर बहुत सी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए ये जजमेंट उन्होंने ऐसा के पास कर दिया। अब आप देखिए वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कंसीडर नहीं किया गया, वक्फ एक्ट का जो था उसको कंसीडर नहीं किया गया था, बाबरी के वक्त पे ये था पूरा डिस्प्यूट खत्म। अब तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया ये। चलिए, ये तो बात हो गई भोजशाला मंदिर की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर
क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके नीदरलैंड दौरे की। यह तस्वीर देखिए पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स में हैं और कल वो यूएई में थे। उनका यह दौरा तेल संकट के बीच ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की कोशिश है। मतलब ये कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग से पैदा हुए हालात से देश को बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी लगातार फुल एक्शन में है। तो जैसे ही पीएम मोदी यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे तो एयरपोर्ट पर वहां के अधिकारियों और भारतीय राजदूत ने उनका स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नीदरलैंड के द हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन स्वागत किया। किस तरह से, ये देखिए नीदरलैंड। प्रधानमंत्री का भारतीय अंदाज के साथ ही स्वागत अभिनंदन हुआ और कलाकारों को भी अभिवादन उन्होंने किया पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर। इस बीच नीदरलैंड में पीएम मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री को देखकर हेग में पहुंचे भारतीयों में गजब का उत्साह नजर आया और फिर हमेशा जो आप सुनते हैं वही मोदी मोदी। सुनिए। आइए इस सिलसिले में हर एक तस्वीर पर हमारी नजर है जो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। जानना और देखना जरूरी है। कुछ और तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी वहां पहुंचे तो उनके स्वागत अभिनंदन में नीदरलैंड में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसको अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कलाकारों ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को पधारो हमारे देश और पीएम वहां पर नजर आए। और अब देखिए दूसरी तस्वीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा के साथ भी मुलाकात की है, उसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। तो दोनों देशों के पारंपरिक रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है। चलिए कुछ और डिटेल्स रख दें कि उनकी जो यात्रा है कितनी इंपॉर्टेंट भारत के नजरिए से दोनों देशों के लिए, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और अपडेट करते हैं आपको। देखिए पहले यूएई और फिर नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। तो आइए आप देखिए कि कैसे और समझिए। ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में है। पीएम मोदी यूएई के बाद नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे। दोनों देशों में ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़े समझौते की उम्मीद है। भारत में तेल की किल्लत के बीच इसे बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देश पहले से ही सोलर अलायंस जैसे मंचों पर काम करते आ रहे हैं। भारत नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर पर भी अहम समझौता हो सकता है। नीदरलैंड से पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएई में करीब 3 घंटे के दौरे पर थे। मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ। यूएई भारत की एलपीजी जरूरतों का लगभग 40% पूरा करता है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर भी दोनों देशों में समझौता हुआ। यूएई की सरकारी तेल कंपनी भारत में कच्चे तेल का भंडारण बढ़ाएगी और इससे भारत का रणनीतिक तेल भंडार करीब 70% तक बढ़ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में ऊर्जा संकट को बड़ी चुनौती भी बताया है। सुनवाएंगे आपको सीधा पीएम को। सुनिए। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई
तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी अच्छी आदत है कि जहां भी वो जाते हैं छा जाते हैं और उनके मुरीद लोग हो जाते हैं, एक सेल्फी के लिए या फिर पास से अभिवादन के लिए। तो पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे हैं। ऐसे ही नीदरलैंड में भी हुआ और वहां मौजूद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर गदगद हो गए। ये देखिए, इस बच्चे ने प्रधानमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और पीएम ने भी स्नेह दिया भरपूर। पीएम मोदी सीधे कनेक्ट कर लेते हैं, यही खासियत। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के लोग देखकर खुशी में एकदम बिल्कुल फूले नहीं समा रहे थे। और ये भी तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया और जब संबोधन खत्म हुआ तो पूरा हॉल भारत माता की जयकारे से गूंज उठा। सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में भारतीयों को संबोधित किया और बंगाल चुनाव और बंगाल के झालमुड़ी की भी चर्चा कर दी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? तो लगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में भी झालमुड़ी की चर्चा कर दी, वहां पे एंट्री करा दी। आइए कुछ और तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, नजर डालिए। देखिए, पीएम मोदी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह तेल का संकट ना हो भारत में। इसके लिए फुल एक्शन में है प्रधानमंत्री और इसके लिए उन्होंने तेल बचाने की अपील भी की। उनकी अपील का व्यापक असर भी दिख रहा है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी अपनी लाल लश्कर वाली गाड़ियां छोड़कर ऑटो में सफर करते नजर आए, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। ईवी बस में ये ऑटो, ये देख रहे हैं आप, और पीयूष गोयल आपको नजर आ रहा है। मुंबई है ये जगह जहां ऑटो में सफर कर रहे हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की बात कर ली, मुंबई की बात कर ली। अब थोड़ा राजस्थान लिए चलते हैं, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद इलेक्ट्रिक बस में सफर करना शुरू कर दिया। ये देखिए, प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपने फ्लीट में कटौती भी की है, जिसका असर आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रिक व्हीकल में आह्वान किया है, जिसके बाद तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर ईवी बस में सवारी कर रहे हैं तो उनकी पुलिस कहां पीछे रहेगी? आइए पुलिस क्या कर रही है, नजर डालिए। देखिए, पुलिस अमला जो है साइकिल पर उतर आया है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साइकिल पर गश्त लगा रहे हैं। ये तस्वीरें। तो पीएम मोदी की अपील के बाद जयपुर पुलिस अब साइकिल पर गश्त कर रही है। ईंधन बचत के साथ साथ फिटनेस का भी संदेश दिया जा रहा है इसके माध्यम से। और अब बात ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण सिंह की, उनकी अब बात, क्योंकि उनकी तस्वीर जो आई है वो देख लीजिए। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं और इन्होंने सफर कैसे किया है उसकी तस्वीर। करण भूषण सिंह हैं, ये भी सांसद हैं। उन्होंने 70 लाख में 3 मिनी बसें खरीदी हैं
और वो गनर स्टाफ को बिठाकर खुद बस चलाकर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। मिनी बस का नाम रखा है हनुमान रथ। पहले करण भूषण लैंड क्रूजर, 3 फॉर्च्यूनर्स और एक एंडेवर से चला करते थे। तो प्रधानमंत्री ने जो अपील की ऊर्जा तेल बचाने की, उसका व्यापक असर दिख रहा है हर राज्य से। अब कुछ और तस्वीरें उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक ऑटो में उत्तर प्रदेश के मंत्री सवार हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। पीएम ने अपील की, उसके बाद सतीश शर्मा हैं ये मंत्री उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक ऑटो में सफर कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि कब तक चलेगा और कब तक इस तरह से सादा जीवन जिएंगे। अगर ऐसा है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है और उसको लोग सराह रहे हैं। और अब उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी इलेक्ट्रिक ऑटो में उत्तर प्रदेश के मंत्री नजर आए। ये देखिए, अब ये जो देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी वाले, बिजनौर है ये। बिजनौर में थोड़ा अनोखा अंदाज। बिजनौर में धामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अशोक राणा, गाड़ी छोड़ दिया और घोड़ा गाड़ी पे आ गए। देखिए, केंद्र ने पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ाई है जिससे तेल कंपनियों को घाटा कम हो, लेकिन तेल कंपनियों पर सख्ती करके यह भी सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोल की सप्लाई बाधित ना हो। तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद तेल कंपनियों पर सख्ती हुई है। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। पेट्रोल की निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है निर्यात के लिए। भारत में तेल की कमी ना हो इसलिए, और इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। ज्यादा कीमत होने पर तेल कंपनियां दूसरे देशों को पेट्रोल बेच सकती हैं। अतिरिक्त टैक्स की वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल निर्यात करने से बचेंगी और तेल कंपनियों का फोकस देश में ही पेट्रोल की सप्लाई पर होगा। अतिरिक्त टैक्स से देश में पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बल्कि सप्लाई बनी रहेगी, इसमें बाधा नहीं आएगी। पश्चिम एशिया में तनाव के बाद पहली बार ऐसा टैक्स लगाया गया है। और दूसरी ओर डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर टैक्स घटा दिया गया है। सरकार के इस कदम का मकसद है तेल कंपनियों को थोड़ी राहत देना। डीजल जेट फ्यूल पर टैक्स कम होने से कंपनियां निर्यात कर सकती हैं ताकि उनका बिजनेस भी बैलेंस रहे और उन्हें भारी नुकसान ना हो। देखिए, सरकार की ओर से किए जा रहे तमाम प्रयासों के बावजूद हमें और आपको तेल बचाना जरूरी है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं ये नेता। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है विश्व में, उसमें नागरिकों का भी योगदान जरूरी है। सरकार अपनी ओर से जो भी स्टेप्स लेने हैं ले रही है। इससे बड़ा संकट तो कोविड के समय था, उसको भी पार किया हमने, और इस बार भी हम लोग, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से मोदी जी की गाइडेंस में हम लोग पार करेंगे। और ये सभी ये सोच, मतलब हम सब मानते हैं कि ये जल्दी ही ये संकट दूर हो जाएगा। अरे भाई, कितना तेल बचा लोगे इससे क्या देश के अंदर तेल की खपत कम हो जाएगी? कितना तेल बचा दोगे? ये ड्रामे मत करिए, काम करिए। इन ड्रामों से देश नहीं चलेगा। लोग समझ गए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है। स्वाभाविक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित के लिए लोगों से अपील की है कि तेल का कम खपत करिए। आम लोगों से अपील की है और सब लोगों ने उनकी अपील को माना है, आत्मसात किया है। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च कार्यकारी हैं और विश्व के जो भी खतरे हैं उनसे वो सबसे भली भांति परिचित हैं। और अगर उन्होंने जनता से कोई अपील की है तो भारत के समस्त उन्नयन के लिए उनकी अपील को ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, सोना कम खरीदें, और जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है वैसा मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि ये ड्रग्स माफिया से जुड़ी खबर है और उस पर हो रहे एक्शन की, यानी पीले पंजे की प्रकोप की। नजर डालिए, हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको, ये जम्मू कश्मीर से तस्वीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ हो रहे ये एक्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप कैसे जम्मू कश्मीर में जगह जगह नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, यानी कि जमींदोज। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। और इसी के तहत जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर गरज रहे हैं।
बरस रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 28 दिनों में ड्रग्स तस्करी से जुड़े 733 लोग गिरफ्तार हुए हैं और आरोपी ड्रग्स पैडलर्स के 45 से ज्यादा ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। जमींदोज बुलडोजर एक्शन के अलावा पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 100 से ज्यादा केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए हैं। इस बीच आरोपियों के ठिकानों की पहचान भी की जा रही है। साथ ही लोगों से भी ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों की जानकारी देने की अपील की गई। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, देखिए जरा। इस समय मैं गाड़ीगढ़ इलाके में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से इस मकान को मलबे में तब्दील कर दिया गया। बताया जाता है कि ये मकान उस शख्स का था जो ड्रग माफिया के साथ एसोसिएटेड था। यही एक वजह है कि कई ऐसे मकानों को पिछले कई दिनों में गिरा दिया गया है। अगर डाटा की बात करें तो 41 के करीब जो मकान हैं उनको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। बुलडोजर चला के उन्हें पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। और यही नहीं, उसके अलावा 97 के करीब जो मकान हैं उनको प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। मैसेज एक साफ है कि जो भी कोई शख्स नार्को टेररिज्म से जुड़ा होगा, ड्रग माफिया से जुड़ा होगा या ड्रग ट्रेड से जुड़ा होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर ड्रग माफिया और उन पर एक्शन की। अब आपको लिए चलते हैं बिहार। क्यों? क्योंकि बिहार में इंजीनियर के घर मिला नोटों का जखीरा। देखिए, सीएम सम्राट आज पटना के ठाकुरबाड़ी मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे और इसी पटना में आज उन्होंने बड़ा एक्शन भी लिया। एनकाउंटर बुलडोजर के बाद अब उनकी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें, दरअसल पटना में एक इंजीनियर के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की और इस छापेमारी में अधिकारियों को कैश ही कैश बरामद हुए हैं। देखिए सर, देखिए कॉपरेट कर दीजिए, गिनते रहिए, पूछो ना गिनने में कितना वक्त लगा होगा और कई लोग मिलकर इसको गिन रहे थे। वीआईपी का लॉक किया है। कैश के अलावा सोने चांदी आभूषण बहुत बरामद हुए। अगर सैलरी देख लें तो कितनी सैलरी होगी अंदाजा लगाइए। इंजीनियर साहब हैं, लेकिन काली कमाई है, भ्रष्टाचार की काली कमाई। वही वीआईपी का लॉक किया है। और इसी छापेमारी की एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां कैश के साथ ही भारी मात्रा में सोना चांदी का आभूषण जो है वो बरामद हुआ है। ये देखिए, नजर डालिए। और एक तरफ तो आप देख रहे होंगे, जब हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विजुअल, एक तरफ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, दूसरी तरफ यही इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने आंखें तरेड़ी हुई हैं, उन्हीं की हमने फोटो लगाई है। ये दो ही तस्वीर नहीं है, अभी रुकिए, इंतजार करिए, कुछ और आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं और इनकी काली कमाई का और भी जो हिस्सा है आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं आंकड़ों के जरिए, रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि ये बिहार की राजधानी पटना और पटना में इंजीनियर के लग्जरी फ्लैट का ये हिस्सा है, उसी पर छापेमारी हुई है। इस फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए वहां पर बताई जा रही है। तो घर पर रेड पड़ी है, अकूत दौलत इन्होंने कमाई है भ्रष्टाचार वाली। फ्लैट के अलावा पटना में ही इंजीनियर का एक और घर मौजूद है जिस पर छापा मारने के लिए अधिकारी आज पहुंचे हैं, वो तस्वीर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये पूरा मामला क्या है समझिए। जब से सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार एक्शन हो रहा है। एनकाउंटर बुलडोजर के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सरकारी इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां ये एक्शन हुआ, छापेमारी हुई। इस इंजीनियर का नाम गोपाल है, नाम कितना प्यारा है गोपाल, लेकिन काम इनके देखिए। अब ये जमुई के झांझा में तैनात हैं। गोपाल के पटना, जमुई समेत 4 ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी। सुबह 8 बजे पटना में इंजीनियर के 3 BHK फ्लैट पर छापेमारी की गई। पटना में जगत विला अपार्टमेंट में 25 अधिकारियों की टीम ने रेड डाली। फ्लैट से 40 लाख कैश, लाखों के जेवर और चांदी के बर्तन बरामद हुए। टीम को कई बैंक्स के पेपर्स मिले हैं जिनकी छानबीन अभी चल रही है। साल 2015 में 1.5 करोड़ रुपए में यह 3 BHK फ्लैट खरीदा गया था, तब तो कीमत भी अब बढ़ गई होगी, 11 साल हो गया। इसके अलावा पटना में इंजीनियर के दूसरे मकान पर भी छापेमारी हुई। कंकड़बाग इलाके में 3 मंजिला मकान पर 15 अधिकारियों ने रेड डाली। हालांकि काफी छानबीन के बाद भी यहां पर टीम को
कुछ नहीं मिला। तीसरी छापेमारी जमुई में इंजीनियर के किराए के मकान में की गई, तो छापेमारी के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यही मौजूद थे। 15 अधिकारियों की टीम ने करीब 6 घंटे तक लगातार छापेमारी की। छानबीन के दौरान टीम को मौके से 6 लाख रुपए कैश बरामद हुए। झाझा के ग्रामीण कार्य विभाग के दफ्तर में इस दौरान कार्रवाई हुई और सुबह करीब 8 बजे यहां 8 लोगों की टीम रेड मारने के लिए पहुंच गई। ऑफिस स्टाफ से पूछताछ हुई। इंजीनियर का चैम्बर खंगाला गया और दावा है कि इस छापेमारी में करीब 2 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। इंजीनियर की 20 लाख की एक लग्जरी कार को जब्त किया गया है। बैंक खाते, जमीन और निवेश से जुड़े दस्तावेजों को लेकर जांच अभी चल रही है। फिलहाल भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले को लेकर अभी भी जांच चल रही है। चलिए, इसी के साथ, इस खबर के साथ भारत की बात बताता हूं मैं। आज के लिए इतना ही।